स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? ए 1980, बी 1984, सी 1988, डी 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1988। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। NHAI की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं की देखरेख करता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 1,46,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत परमाणु ऊर्जा को विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु उद्योग के भीतर सुरक्षा मानकों और अनुपालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। 3. परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 ऑपरेटर की देयता पर एक सीमा निर्धारित करता है जिसे सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है, जबकि भारतीय परमाणु बीमा पूल परमाणु दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत परमाणु ऊर्जा का प्रबंधन विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु उद्योग में सुरक्षा मानकों और अनुपालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 ऑपरेटर की देयता को सरकार के समर्थन से 1500 करोड़ रुपए तक सीमित करता है, जबकि भारतीय परमाणु बीमा पुल दुर्घटनाओं के लिए बीमा प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों का पालन करता है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्यरत है तथा 2 अन्य प्रमुख निकायों, सामरिक नीतिगत समूह और संयुक्त खुफिया समिति के साथ मिलकर कार्य करता है। 2. इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता और उभरती चुनौतियों पर सलाह दी जाती है। 3. NSAB की संरचना लचीली है और इसमें सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं है तथा नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्यरत है तथा 2 अन्य प्रमुख निकायों, सामरिक नीतिगत समूह और संयुक्त खुफिया समिति के साथ मिलकर कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता और उभरती चुनौतियों पर सलाह दी जाती है, अतः कथन 2 सही है। NSAB में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर इसके गठन में लचीलापन बना रहता है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ए. अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, बी. ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, सी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, डी. विश्व संसाधन संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई। इसमें चेतावनी दी गई है कि अनुमानित पवन क्षमता द्वारा वर्ष 2030 के लक्ष्यों में से केवल 77% की ही पूर्ति हो पाएगी, जिससे तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित रखने के लिए नेट जीरो एवं पेरिस समझौते संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा आएगी। कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है, जिससे ऊपर केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी है। वर्ष 2025 के अनुसार भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैस्पियन सागर एक विवर्तनिक झील है जो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। 2. इसकी सीमा रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है। 3. वोल्गा, यूराल और टेरिक इसकी प्रमुख नदियों में से हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक विवर्तनिक झील और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल क्षेत्र है, अतः कथन एक सही है। इसकी सीमा रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है, अतः कथन दो सही है। इसमें 3 प्रमुख नदियां वोल्गा, यूराल और टेरिक विसर्जित होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, विंझजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित भारत का पहला अर्धस्वचालित बंदरगाह है। 2. यह बंदरगाह यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विंझजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विंझजम भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और देश का पहला अर्धस्वचालित बंदरगाह भी है। यह एआई संचालित नियंत्रण कक्ष और देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है, अतः कथन एक सही है। यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित वीआईएस बड़े जहाजों 18 से 20 मीटर की गहराई के लिए पहुंच को बढ़ाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करते हैं। 2. वे उप उत्पाद के रूप में केवल जल उत्सर्जित करते हैं। 3. वे बाह्य सर्किट के माध्यम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की गति के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त में से कौन सी हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की विशेषता है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाइड्रोजन ईंधन सहित ये ऐसे उपकरण हैं जो हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, अतः कथन एक सही है। वे एकमात्र उप उत्पाद के रूप में जल उत्सर्जित करते हैं जो उन्हें एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनाता है, अतः कथन 2 सही है। ईंधन सेल प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनों बाह्य सर्किट के माध्यम से की गति के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लकड़बग्घा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चित्तेदार लकड़बग्घे कुशल परभक्षी और साथ मृत जीवों के भक्षी होते हैं जो सक्रिय रूप से समूहों में शिकार करते हैं। ये सामान्यतः छल से अन्य जीवों के शिकार का भक्षण करते हैं। 2. वे परभक्षियों के रूप में शाकभक्षी समिष्ट को नियंत्रित करने, मृत जीवों के भक्षी के रूप में रोगों के संचरण को रोकने और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लकड़बग्घा। लकड़बग्घा कुत्तों जैसे मांसभक्षी स्तनपायी जीवों का एक समूह है। चित्तेदार लकड़बग्घे कुशल परभक्षी और साथ मृत जीवों के भक्षी होते हैं जो सक्रिय रूप से समूहों में शिकार करते हैं। ये सामान्यतः छल से अन्य जीवों के शिकार का भक्षण करते हैं, अतः कथन एक सही है। लकड़बग्घे परभक्षियों के रूप में शाकभक्षी समष्टि को नियंत्रित करने, मृत जीवों के भक्षी के रूप में रोगों के संचरण को रोकने और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सैंडी के रीफ दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में पग आसा द्वीप के पास स्थित है। 2. टाइक्सियन रीफ सैंडी के रीफ का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन और फिलीपींस के बीच सैंडी के रीफ को लेकर विवाद ने एक बार फिर तनाव उत्पन्न कर दिया है, जहां दोनों देश संप्रभुता का दावा कर रहे हैं और क्षेत्र में सैनिकरण लगातार बढ़ रहा है। तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी और फिलीपीन सेनाओं ने बालिकतान युद्ध अभ्यास किया, जिसकी चीन ने उस्काने वाला बताते हुए निंदा की। सैंडी के दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में पग आसा द्वीप थीटू के निकट स्थित है, अतः कथन 1 सही है। टाइक्सियन रीफ सैंडी का एक हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। इस रीफ पर चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सभी दावा करते हैं। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2012, बी 2016, सी 2014, डी 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2014। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल प्रजाति का पुनर्वास किस नदी में किया गया है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलुज। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।